हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पर्वत श्रृंखलाओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? पश्चिमी घाट असंतत और अनियमित है और नदियों के द्वारा विच्छेदित है। मध्य उच्च भूमि के पूर्व की ओर विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। शिवराय हिल्स और जावदी हिल्स पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो हैं भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के हिस्से हैं। तो ये आपका पश्चिमी घाट रहा और इस साइड में ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रम से दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और पश्चिमी घाट जो है ये निरंतर है और सतत है, यानी पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के जरिए ही इसको पार कर सकते हैं। वहीं जो आपका पूर्वी घाट है ये निरंतर नहीं है बल्कि ये असंतत है और अनियमित है। इसका रीजन ये है कि जो आपका प्रायद्वीपीय खंड है, प्रायद्वीपीय खंड पश्चिम में हल्का उठा हुआ है और पूर्व की ओर थोड़ा डाउन है। यानी कहने का मतलब ये प्रायद्वीपीय खंड का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व है। प्रायद्वीपीय खंड की अधिकांश नदियां जो हैं पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई पूर्वी घाट को विच्छेदित करती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इसकी वजह से भी जो पूर्वी घाट है वो कट गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट नहीं बल्कि यहाँ पे पूर्वी घाट की विशेषता लिखी हुई है। पूर्वी घाट असंतर और अनियमित है और नदियों के द्वारा विच्छेदित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। मध्य उच्च भूमि के पूर्व की ओर विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में ये सक्रिय है। शिवराय हिल्स और जावदी हिल्स जो हैं ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, न कि पश्चिमी घाट के। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन गलत है, केवल 1 और 3 कथन गलत है। तो आंसर है आपका पहले का डी, केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, नदी बेसिन और जल संभर के बीच अंतर के संदर्भ में नीचे से सही कथन की पहचान करें। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, जबकि छोटे नालों और नालों के जलग्रहण को नदी बेसिन कहा जाता है। जल संभर क्षेत्र में छोटे होते हैं जबकि बेसिन बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे उसका जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको जल संभर कहते हैं। यहां पर अगर बात करें तो बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी बेसिन, इनको जो है नदी बेसिन बोलते हैं, न कि जल संभर। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। वहीं छोटे नालों और नालों के जलग्रहण को जो है जल संभर बोला जाता है, इनको जल संभर बोलते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। जल संभर जो है क्षेत्र में छोटे होते हैं जबकि नदी बेसिन बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तर पूर्वी भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। बरेल रेंज या श्रेणी, डफरा हिल्स, मिगर हिल्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए हम लोग मैप पर चलेंगे। देखिए मैप में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे डफला हिल्स है। तो डफला हिल्स पश्चिमी अरुणाचल और असम की सीमा पर पहाड़ी देश का एक हिस्सा है जिस पर डफला नामक स्वतंत्र रूप से जनजाति निवास करती है। डफला के नीचे यहाँ पर मिगर हिल्स हैं। तो मिगर हिल्स असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। इसके बाद आपकी जो है बरेल रेंज आ जाती है। तो बरेल रेंज जो है पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के बीच एक तटीय पर्वत श्रृंखला है जो पूर्व में नागालैंड और मणिपुर और पश्चिम में असम और मेघालय से घिरी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपने देख लिया सबसे ऊपर डफला है, उसके बाद मिकर है, फिर आपकी बरेल रेंज है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर डफला है, फिर आपकी मिकर है और फिर आपकी बरेल रेंज है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 2, 3, 1, ये तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों
और उनके वैकल्पिक नामों को नीचे दिए गए युग्मों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनके वैकल्पिक नाम दिए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है। तो चेमायुंगदुंग ग्लेशियर जो है तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा सी वाला। सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी जो है तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बन। सतलुज की बात करें तो सतलुज नदी जो है मानसरोवर के पास राकसताल या राकसताल झील से निकलती है। वहां पर इसको लंगचैन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला, दूसरे का ए वाला और तीसरे का बी वाला। तो आंसर है यहां पर आपका चौथे का सी। पांचवा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए विवरण से नदी को पहचानिए। यह नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में और निचले हिस्से में उत्तर पूर्व मानसून के मौसम में वर्षा होती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भवानी और अमरावती हैं। उत्तर का चयन करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वैगई। दक्षिण भारत में कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम कर्नाटक के कोगाडू जिले के, कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है कोगाडू, तो कर्नाटक के कोगाडू जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात जो ग्रीष्मकाल में मानसून आता है उससे वर्षा होती है और निचले हिस्से में उत्तर पूर्व मानसून यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है जो कि सर्दियों के मौसम में होता है उससे वर्षा होती है। इसी वजह से इसमें वर्ष भर जल रहता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में काबिनी एक नदी है, काबिनी, भवानी और अमरावती ये प्रमुख हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। वे भारत के सबसे व्यापक वन हैं। इस प्रकार के वन के पेड़ किसी विशेष मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। इन जंगलों में आम जानवर शेर, बाघ, हिरण और हाथी पाए जाते हैं। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन भारत के सबसे व्यापक वन है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मानसूनी वन के जो पेड़ हैं इस शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से लेकर 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। मानसूनी वनों के जानवरों की बात करें तो इनमें शेर, बाघ, सुअर, हिरण और हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पक्षियों, छिपकलियों, सांपों और कछुओं की एक विशाल जैव विविधता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। यहाँ पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा छठवें का सी, केवल 1 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पौधों के जोड़े और उनके औषधि गुणों पर विचार करें। एक तरफ पौधे हैं, दूसरी तरफ इनके औषधि गुण या उपयोग हैं। सर्पगंधा, मधुमेह को नियंत्रित करना, बबूल, आंखों के घावों का इलाज, कचनार, अल्सर का इलाज। उपरोक्त युग्मों में से सही युग्मों को पहचानिए। सर्पगंधा का जो पौधा है ये ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये बीपी के इलाज में प्रयोग किया जाता है, न कि डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन युग्म जो है गलत हो जाएगा। बबूल के पत्तों का जो प्रयोग आंखों के घाव के इलाज के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला युग्म सही है। इसके अलावा बबूल का पेड़ जो है गोंद भी देता है। तो गोंद जो है, गोंद का उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है। कचनार की बात करें तो कचनार का उपयोग अस्थमा और अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला ये सही है। यहां पर आपका 2 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर होगा सातवें का डी, केवल 2 और 3। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए हम लोग मैप पर चलेंगे। यहां पर मैं आपके सामने केवल उत्तराखंड का मैप दिखा रहा हूं। तीसरा वाला जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको पता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पड़ता है और असम को आप मैप में देखेंगे तो असम नीचे की तरफ है, ये सबसे दक्षिण में आपका मानस ही पड़ेगा। उत्तर से स्टार्टिंग करेंगे तो यहां पर आप मैप में देख पा रहे हैं उत्तर में यहां पर राजा जी पड़ रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर नॉर्थ में राजा जी है। इससे नीचे आगे बढ़ेंगे तो आगे कौन सा आ रहा है, कार्बेट आ रहा है।
और नीचे की तरफ आपका मानस आएगा। उत्तर से दक्षिण में कर्म हो जाएगा आपका राजाजी, कार्बेट और मानस। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2, 1, 3, यानी आंसर है यहां पर 8 में का सी, 2, 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, पक्षियों की निम्नलिखित सूची से भारत में प्रवासी पक्षियों की पहचान करें। ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, यूरेशियन कलिब, स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। व्हाइट पेलिकन की 3 प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं, जिनमें से एक जो है ग्रेट व्हाइट पेलिकन है। ग्रेट व्हाइट पेलिकन आमतौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बड़ी झीलों और लैगून में ये देखी जा सकती है। यह प्रजाति शीतकाल के दौरान बड़ी संख्या में भारत के असम, यूपी, राजस्थान और गुजरात में प्रवास करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ग्रेटर फ्लेमिंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में मीठे जल और एस्चुअरी यानी ज्वारनदमुख के स्थानों में ये प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। यूरेशियन कलिब भारत में सर्दियों के मौसम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों में ये प्रवास करते हैं। स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर की बात करें तो स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर एक ट्री किंगफिशर है जो भारत से इंडोनेशिया तक उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यानी स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर जो है भारत की स्थानीय प्रजाति है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर होगा 9 में का सी वाला, केवल 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जुलाई में ITCZ मेडागास्कर क्षेत्र के ऊपर लगभग 20 डिग्री दक्षिणी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर स्थित होता है। आपको यहां पर सही कथन की पहचान करनी है। ITCZ एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो कि भूमध्य रेखा के आसपास विकसित होता है। इस क्षेत्र को भरने के लिए उच्च दाब क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो व्यापारिक हवाएं जो इसको भरने आती हैं वो यहाँ पर अभिसरण करती हैं। तो यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, इसको भरने के लिए हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में ITCZ जो है 20 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में होता है, अर्थात ये गंगा के मैदान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर 10 में का ए, केवल 1। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय परंपरा में एक वर्ष को 6 2-मासिक ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। इस संदर्भ में ग्रेगोरियन कैलेंडर में पारंपरिक भारतीय मौसमों और उनके संगत महीनों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। भारतीय मौसम कैलेंडर महीने ग्रेगोरियन पर आधारित: ग्रीष्म मार्च अप्रैल, शरद सितंबर अक्टूबर, शिशिर नवंबर दिसंबर। ठीक है, भारतीय परंपरा में 6 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें आपकी वसंत, इसके अलावा यहां पर हेमंत और वर्षा है, और 3 ऋतुएं यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, वसंत, हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, शिशिर, 6 ऋतुओं का यहां पर वर्णन देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें भारत में तो ग्रीष्म ऋतु ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में नहीं होती है, बल्कि ये मई और जून के महीने में पड़ती है, मई और जून में। तो यहां पर पहला वाला युग्म गलत हो जाएगा। शरद ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु मोटे तौर पर सितंबर के मध्य से अक्टूबर के मध्य के पश्चिमी महीनों से मेल खाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। शिशिर ऋतु की बात करें तो शिशिर ऋतु जो है मध्य जनवरी से मध्य फरवरी को जो है शिशिर ऋतु माना जाता है, ना कि नवंबर दिसंबर को। यानी यहां पर हम जनवरी से लेकर फरवरी के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको शिशिर ऋतु मान सकते हैं। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर बी, केवल 2। 12वां प्रश्न है आपका, भारत में एक फसल के निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से विकसित होती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ऊपर दिए गए विवरण से फसल की पहचान करें। मक्का, गेहूं, चावल, गन्ना।
यहाँ पर मक्का की बात हो रही है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए किया जाता है। मक्का खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मृदा में यह अच्छी तरह से विकसित होती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसको रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और एमपी प्रमुख हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का ए वाला। 13वां प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कोयला खानों और वे जिन राज्यों में स्थित हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान करें। कोयले की खान और राज्य। सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरैनी उड़ीसा, तालचर तेलंगाना। आपको यहां पर उत्तर का चयन करना है। सिंगरौली कोयले की खान जो है एमपी में पड़ती है। सिंगरैनी जो है वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पड़ती है, न कि उड़ीसा में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तालचर कोयले की खान जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला भी गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है 13 का ए, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यह 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है। यह स्थानीय लक्ष्यों के बजाय केवल राष्ट्रीय लक्ष्यों पर केंद्रित है। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एजेंडा 21 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसमें विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। यह सामान्य हितों, आपसी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, बीमारी से निपटने का एक एजेंडा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इसमें केवल राष्ट्रीय लक्ष्यों पर ये केंद्रित है। तो यहां पर ये गलत है। यहाँ पर राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर वैश्विक सहयोग पर यह केंद्रित है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर 14 का ए, केवल एक। 15वां प्रश्न है आपका, एशियाई चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। 1952 में इस प्रजाति को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके विशिष्ट निशान नाक के प्रत्येक तरफ लंबी अश्रु आकार की रेखाएं हैं। हाल ही में एशियाई चीता को IUCN द्वारा वनों में विलुप्त घोषित किया गया था। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भारत में 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। इसके विशिष्ट चिन्ह नाक के प्रत्येक तरफ इसकी आंखों के कोने से उसके मुंह तक लंबी अश्रु आकार की रेखाएं होती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला यह भी सही है। एशियाई चीता जो है आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान में और पाए जाते हैं। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये विलुप्ति हो गए हैं, ईरान में थोड़ा बचे हुए हैं। तो यहां पर बोला गया हाल ही में एशियाई चीता को IUCN द्वारा वनों में विलुप्त घोषित कर दिया गया। इनको विलुप्त घोषित नहीं किया गया है, बल्कि इनको एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत है। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना, जो चीता है, चीता की दो प्रजातियां हैं। एक तो एशियाटिक है, एशिया वाले हैं, और एक अफ्रीका वाले हैं। ठीक है, तो एशिया वालों को जो रखा गया है एंडेंजर्ड में रखा गया है, जबकि अफ्रीका वालों को वल्नरेबल में रखा गया है, VN में रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो है गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल एक और दो सही है, लेकिन यहां पर पूछा गया कौन सा कथन गलत है। तीसरा वाला कथन गलत है, तो आंसर होगा आपका 15 का सी, केवल थर्ड। 16वां प्रश्न है आपका, भारत में जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरापुर में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने वाली परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील, जो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी, इसका निर्माण किया गया था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के हौज खास में इल्तुतमिश ने श्री फोर्ट क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए टैंक का निर्माण किया। आपको यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरापुर में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने वाली परिष्कृत जल संचयन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील, इसको राजा भोज द्वारा, कोलन नदी है तो कोलन नदी पर इन्होंने मिट्टी का बांध बनवाया है, और कोलन नदी पर मिट्टी का बांध बनवाने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है, जो कि तब से लेकर अब तक भोपाल के नागरिकों की पानी की जरूरतों को पूरा कर रही है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन
ये भी सही है। 1230 में दिल्ली के हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका 16 का डी, यानी 1, 2 और 3। 17वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों की दी गई सूची में से भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान करें। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 48। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत में एक प्रमुख उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर अस्तित्व में आया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 17 का ए वाला। 18वां प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जनसंख्या अध्ययन में वर्ष 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि की दर 1981 के बाद धीरे धीरे कम होने लगी। 1921 से 51 के दौरान जनसंख्या में लगातार कमी आई। ऊपर से सही कथन की आपको यहां पर पहचान करनी है। यहां पर सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1921 की बात करें तो 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है। 1921 से पहले जनसंख्या में वृद्धि अनियमित और धीमी थी। 1921 के बाद इसमें लगातार वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को भारत में जनसंख्या के अध्ययन के वर्ष के रूप में जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। देखिए, यहां पर जनसंख्या की वृद्धि दर 1981 के बाद धीरे धीरे कम होने लगी। 1981 के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर जारी तो रही है, लेकिन यह धीरे धीरे घटने लगी है। यह देश के जनसांख्यिकीय इतिहास के में एक नए युग के संकेत भी देता है, क्योंकि उसी समय तमाम स्वास्थ्य योजनाएं भी चलाई गई थी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य में सुधार भी आ रहा था और लोगों में एक जागरूकता भी बढ़ रही थी। तो इसी वजह से आप ये देखेंगे 1981 के बाद जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो यहाँ पर घटती हुई दिखाई देती है। तीसरी बात, यहाँ पर तीसरा वाला जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर बोला गया 1921 से 51 के दौरान जनसंख्या में लगातार कमी आई है। 1921 से 51 के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के विकास के साथ जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आपका सही आंसर होगा 18 का ए, केवल 1 और 2। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। भारत में चीन तिब्बती परिवार के बोलने वाले 3 मुख्य शाखाओं से संबंधित हैं। भूटिया और किन्नौरी समूह अरुणाचल प्रदेश शाखा का हिस्सा हैं। देखिए, भारत में चीन तिब्बती परिवार के बोलने वाले 3 मुख्य शाखाओं से संबंधित हैं। ये आपका पहला वाला कथन सही है। इसमें 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली शाखा तो इसकी जो है तिब्बत हिमालयी है। तिब्बत हिमालय जो है इसकी पहली शाखा है। इसकी दूसरी शाखा जो है अरुणाचल प्रदेश शाखा है, ये दूसरी है। इसकी तीसरी शाखा जो है नागा म्यांमार है। नागा म्यांमार ये तीसरी शाखा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। भूटिया और किन्नौरी समूह जो है वो अरुणाचल प्रदेश शाखा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तिब्बत हिमालय शाखा का हिस्सा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। आका, डफला, मिरी और अबोर समूह जो है ये अरुणाचल प्रदेश शाखा का हिस्सा है। वहीं बोडो, नागा और कुकू समूह जो है वो नागा म्यांमार शाखा का हिस्सा है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है यहां पर ए, केवल 1। 20वां प्रश्न है आपका, शब्द डे जीरो किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल की कमी, परमाणु खतरा, डिजिटल स्टूपिंग, गरीबी। देखिए, डे जीरो जो है जल की कमी से जुड़ा हुआ है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया क्योंकि उसने पिछले कई वर्षों से वहां पर गंभीर सूखा और पानी की कमी का सामना किया। तो वहीं से यह शब्द निकला है डे जीरो। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 का ए वाला। 21वां प्रश्न है आपका, भारत में खनिज संसाधनों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन कौन सा है? पहला है, धारवाड़ और कड़प्पा प्रणालियों में प्रमुख धातु खनिजों के भंडार हैं। प्रमुख कोयला भंडार गोंडवाना प्रणाली तक ही सीमित हैं। अधिकांश खनिज युक्त सेल संरचनाएं प्रायद्वीपीय भारत में वितरित की जाती हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देश में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की धारवाड़ प्रणाली में लौह अयस्क और मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। धारवाड़ और कड़प्पा प्रणालियों में प्रमुख धातु खनिजों के भंडार हैं। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। प्रमुख कोयला भंडार गोंडवाना प्रणाली तक ही सीमित है।
तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। अधिकांश खनिज युक्त सेल संरचनाएं भारत प्रायद्वीप में वितरित की जाती हैं। तो भारत का जो प्रायद्वीप है खास करके खनिज संपदा के लिए बहुत ज़्यादा धनी है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 21 का डी, यानी 1, 2 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, स्वर्ण निक्षेप के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। पहला है, धारवाड़ शिस्ट में क्वार्टर सिराओं में देश के अधिकांश स्वर्ण अयस्क के भंडार होते हैं और इसे प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। नदियों की रेत से भी सोना प्राप्त होता है जिसे लोड निक्षेप कहते हैं। देखिए, सोने की बात करें तो धारावाड़ शिस्ट में क्वार्टर सिराओं में देश के अधिकांश स्वर्ण अयस्क के भंडार होते हैं। इसे प्लेसर निक्षेप नहीं बल्कि इसको लोड निक्षेप कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नदियों के रेत में भी सोना पाया जाता है, तो नदियों के रेत में सोना होता है उसको लोड निक्षेप नहीं बल्कि इसको प्लेसर निक्षेप बोला जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 22 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। गन्ने से उत्पादित चीनी गन्ने के भार के 9 से 12% के बीच होती है। खेत से कटने के बाद इसकी सुक्रोज सामग्री खराब होने लगती है। गन्ना उत्पादक क्षेत्र तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र है। गन्ना एक भारहीनाश फसल है। इससे उत्पादित चीनी गन्ने के वजन के 9 से 12% के बीच होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। खेत से काटे जाने के बाद गन्ने की सुक्रोज की जो सामग्री है वो खराब होने लगती है। इसी वजह से जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र होते हैं उनके आसपास चीनी की मिलें लगाई जाती हैं ताकि 24 घंटे के भीतर भीतर गन्ना की कटाई के बाद यहाँ पर सप्लाई हो सके और इसको पेर कर चीनी बनाई जा सके। क्योंकि गन्ने के अंदर सुक्रोज ही कम हो जाएगा तो चीनी का उत्पादन भी कम होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत है। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र महान उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत है। गन्ने की खेती के लिए दक्षिणी राज्य अधिक अनुकूल जलवायु परिस्थितियों का लाभ देते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन सही है। यहाँ पर आपका सही आंसर है यहाँ पर 23 का भी, केवल 1 और 2। 24वां प्रश्न है आपका, भारत में नियोजन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम विश्वेश्वरैया ने 1936 में भारत के लिए 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी। गांधीवादी योजना टाटा और बिरला द्वारा तैयार की गई थी। देखिए, देश की आज़ादी से पहले लोगों ने देश के लिए विकास योजनाएं बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो इसी क्रम में एम विश्वेश्वरैया ने 1936 में भारत के लिए 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गांधीवादी योजना जो है टाटा और बिरला द्वारा तैयार नहीं की गई थी बल्कि इसको तैयार करने वाले व्यक्ति एस.एन. अग्रवाल थे, यानी ये एस.एन. अग्रवाल जी के द्वारा तैयार की गई थी। टाटा और बिरला ने 1944 में 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया था। इन लोगों ने बॉम्बे प्लान तैयार किया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर होगा 24 का ए, केवल 1। 25वां प्रश्न है आपका, भारत में क्षेत्रीय असमानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। वाणिज्यिक कृषि के क्षेत्रों में विकास का प्रसार अधिक है, जबकि ग्रामीण शहरी असमानता कम है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान क्षेत्रीय विकास नीतियों ने क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित किया है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। तटीय क्षेत्र जो है आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित है। सेकंड वाला कथन आपका सही है। वाणिज्यिक कृषि के क्षेत्रों जैसे पंजाब और केरल में विकास का प्रसार अधिक है, जबकि ग्रामीण शहरी असमानता यहाँ पर कम है। थर्ड वाला कथन आपका ये भी सही है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान क्षेत्रीय विकास नीतियों ने क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित किया। खास करके आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दामोदर घाटी जैसे कुछ क्षेत्रीय जो परियोजनाएं लाई गई हैं, जिसके जरिए क्षेत्रों में जो समस्याएं व्याप्त बाढ़ वगैरह की, उनको कंट्रोल किया गया और खेती का प्रसार किया गया। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 25 का सी वाला, केवल 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।